वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस शख्सियत के साथ बात करेंगे उनको आप जानते ही होंगे। अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हो तो आप उनको जानते ही होंगे। और वो ना ही केवल एक ब्लॉगर हैं विथ वास्ट एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है उनका, और वो गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो टॉप 10 मोस्ट फेमस ब्लॉगर में उनका नाम आता है। और अगर मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रो ब्लॉगर के नाम से, प्रो डिजिटल मार्केटर के नाम से वो जाने जाते हैं। इंडिया में वो फेमस हैं। मैं एक्चुअली 2015-16 में जब मैंने अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया था तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूं। और आप बोल सकते हो कि आज जो मेरा उनके साथ एक लाइव डिस्कशन हो रहा है वो मेरा एक वन ऑफ द ड्रीम कम ट्रू आप बोल सकते हो। ये है मिस्टर अली रज़ा, डायरेक्ट फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। वेलकम अली रज़ा सर। ठीक है, आज आपसे बात करने के लिए मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आशा रखता हूँ कि हम लोग जो आज बात करेंगे उससे ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होने वाला है। तो मैंने आपके बारे में थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन दिया ही है जितना मुझे पता था। बहुत सारे ब्लॉगर्स और डिजिटल मार्केटर अभी मार्केट में नए आ रहे हैं, तो उनके लिए आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। बहुत शुक्रिया प्रीतम भाई आपको मुझे बुलाने का। तो सबसे पहले आपको और जितने मेरी ऑडियंस और जितनी आपकी ऑडियंस है सबको पाकिस्तान की तरफ से सलाम। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो जहाँ तक बात है, बिल्कुल मेरा आपसे बहुत पुराना कनेक्शन है और मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे लिए मैं दुआएं हैं आपके लिए, प्रेयर्स है, अल्लाह आपको और कामयाब करे। जहाँ तक आपने मुझसे पूछा मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो मेरा बड़ा वर्सेटाइल किस्म का इंट्रोडक्शन है, वो मैं दे देता हूँ आपको। बचपन में था, जब मैं क्लास 6 में था तो डैट वाज जब मुझे पहला गूगल एडसेंस का चेक आया। और जब मैं 18 साल का नहीं था तो वो मेरे नाम पे नहीं, बस मेरी अम्मी के नाम पे आया था। तो उससे मेरा अपना ऑनलाइन कैरियर का स्टार्ट हुआ और उसके साथ ऑनलाइन फील्ड के अंदर शुरू हुआ और उसी के साथ हमने काम किए, बड़े प्रोजेक्ट्स किए, फेल हुए। पहले वेब मास्टर होता था, जब ब्लॉगिंग टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तब वेब मास्टर्स कहते थे, तब वेब मास्टर थे। वर्क के साथ साथ ब्लॉगर बन के चेंज हो गया। तो सर, आई एम अ फेसबुक एंड गूगल एड्स सर्टिफाइड एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल एंड बिंग एड्स सर्टिफाइड, बिंग मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल। मेरी अपनी गूगल पार्टनर कंपनी है विद द नेम ऑफ AARSWEBS.com और मेरी अपना ब्लॉग है जिसमें मैं लिखता हूँ विद द नेम aliraza.co। इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ट्रेनिंग और सेशंस भी करता हूँ। कुछ सेशंस मेरे ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन में जो पाकिस्तान की फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वहाँ पे डिजिटल के हवाले से लेक्चर्स वगैरह भी दी हैं। पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में लम्स है, LSE है, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिफरेंट UCP, UMT, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसके हवाले से अवेयरनेस के हवाले से सेशंस भी दिए हैं। इसके अलावा मेरा अपना एक फैमिली बिजनेस है विद द नेम ऑफ आगाज इंटरनेशनल, जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स हैं, अडोर है, आर्च है, एनुअल है, BC प्लस है, ब्यूटी मार्ट है। ये हमारा कॉस्मेटिक्स का फैमिली मेरा वो रेंज है, उसको भी मैनेज करता हूँ। इसके अलावा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है विद द नेम ऑफ आल इमरान ट्रस्ट हॉस्पिटल जो लाहौर में है वाकई, उसको भी मैं हेड करता हूँ। तो इसे बताया बड़ी वर्सेटाइल किस्म की प्रोफाइल है। बट आप मुझसे पूछे मेरे खून में क्या चीज़ दौड़ती है, तो मेरे सर खून में जो है ना ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग दौड़ती है। यानी कि ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं थकता नहीं हूँ, ये वो चीज़ जिसके लिए मैं जितना मर्जी भेजूँ, मुझे पैसे मिले ना, पहले ये काम मैंने करना ही करना है। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाप रे, मतलब आपका इंट्रोडक्शन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कैसे संभाल लेते हो इतना। क्योंकि मैं पर्सनली ब्लॉगिंग और कभी कभी यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, तभी मुझे फैमिली को टाइम देने में इतना टाइम लग जाता है कि मेरे फैमिली वाले ही बोलते हैं कि सारा दिन कंप्यूटर में ही बैठे रहो तुम। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, मेनली इतना कुछ कैसे संभाल लेते हो? अच्छा, उसका जो है ना 2-3 तरीके। एक तो सबसे बड़ी बात अल्लाह की ज़ात है, वो मदद करती है, खुदा की ज़ात वो कैसे मैनेज करवा लेती है। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि जो मेरी अपनी फैमिली है वो भी यही काम कर रही होती है, तो जो मेरी वाइफ है उसका जो है अपना एक फेसबुक पे ग्रुप है एंड वो वहाँ पे मैनेज करती है और उसका शी इज़ ऑल्सो वर्किंग विद फ्यू कंपनीज। तो वहाँ बिजी होती है, मैं वहाँ बिजी होता हूँ, तो इससे भी थोड़ा बहुत जो है ना मैनेज हो जाता है। बट अगेन अल्लाह की ज़ात है, वही मदद करती है और वही किस तरह से गाइड करती है। तो आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि वो खुदा की ज़ात कैसे हेल्प करती है, बस उसी के ऊपर है। हमारे पास की बात नहीं है वो कैसे साथी ऐसे मिल जाते हैं। यू नो, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, नॉट अ सिंगल वर्क। अगर मैं वीडियोज़ यूट्यूब के बना रहा हूँ तो वीडियो के बनाने के बाद उसकी एडिटिंग है, शॉर्ट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। बाद का जो मेरे अपने ब्लॉग है उसके जो आर्टिकल्स हैं उसमें प्रूफ रीड करना पड़ जाता है, कहीं कोई मुझे हेल्प नहीं पड़ जाती। तो अगेन देयर इज़ अ टीम जो के साथ मिलती है, वरना अकेले बंदे के बस की बात बिल्कुल नहीं है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क।
सही बात है। तो आपने मुझे, अगर मैं सही सुना हूँ तो मुझे आपने बताया कि आपको क्लास 6 में जब आप थे तब आपको एडसेंस से पेमेंट आ गया था। तब अप्रोक्सीमेटली कौन सा ईयर होगा उस टाइम? ये है 2004 बनता है, 2004 या 3 बनता है। तो 2000, अगर मैं 3-4 की बात करूं, कम से कम 20 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, तो उस टाइम तो एक्चुअली ब्लॉगिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसके बारे में लोग डिस्कशन तो बहुत कम करते थे। ऐसे बहुत सारे कम इन्फ्लुएंसर्स थे जो ब्लॉगिंग उस टाइम करते थे। तो आपको इतनी कम एज के उम्र में कैसे पता चला कि ब्लॉगिंग नाम से भी कोई ऐसा होता है और उससे आप पेमेंट मतलब इनकम भी कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है आपने। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि हमारे बल्कि पेरेंट्स कहते थे कि क्या धोखे वगैरह पे लगे हो, ये तो यस। चीज़ ठीक ही नहीं है। उस टाइम पे बेसिकली ब्लॉगिंग की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी कि ब्लॉगिंग की तो टर्मिनोलॉजी है विद द टाइम ऑफ वर्डप्रेस। उस वक्त होता था वेब मास्टर, और दो Yes. होते थे, फ्रंट पेज और ड्रीम वीवर, शायद जो पुराने हैं उनको पता होगा। उसी के ऊपर एडिटिंग होती थी, उसके ऊपर वेबसाइट्स बनती थी। वो बड़ा मशहूर है Okay. माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज या ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर काम होता था। और उस वक्त क्या होता था कि हर एक वेबसाइट के लिए अलग हेडर अलग फुटर बनाना है। अब तो है ना कि एक ही वो जो है वर्डप्रेस पे यूज़ करें तो ऐप का हेडर सेम, थीम सेम रह रही होती है, तो हर एक के लिए अलग, फिर हर एक अलग अलग बैकलिंक्स भी देखने के बाद क्या होता था कि हम अपने फोल्डर में बनाते थे, जब अपलोड करते थे ना इंटरनेट पे तो लिंक्स खराब हो जाते थे। बड़े बड़े इस तरह के बड़े इशूज आते थे। तो बिल्कुल ऐसा था कि एक ना बड़ा उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मेरे ना अब्बू को एक दिन ईमेल आई कि आपकी लॉटरी निकल आई है पता नहीं कितने करोड़ डॉलर्स की वगैरह की। तो मतलब ही वॉज वेरी वेल अवेयर कि ये धोखा है, फ्रॉड है। तो उनको बड़ा था कि ये फ्रॉड है। वो देखिए हमारी बेहतरी के लिए हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते हैं ना, कोई गलत चीज़ के लिए नहीं। तो उनको ये था कि गलत चीज़ है। बहरहाल वो बस फिर अल्लाह ताला ने मदद कर दी, रास्ता मिल गया। तो डैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और जब मैंने उनको पहली दफ़ा, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरा भी बाकी लोगों की तरह पहला जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ है खुद अपनी ऐड पे क्लिक करके। तो वो सबका हुआ है। 90% ब्लॉगर्स का हुआ है। तो ऐसा होता था कि मैंने ना उस वक्त होते इंटरनेट कैफेज। अब तो इंटरनेट कैफेज का कोई ट्रेंड नहीं है। तो इंटरनेट कैफेज होते थे जनाब, जाके खुद अपनी ऐड पे वेबसाइट पे क्लिक करके जनाब वो क्लिक्स करके पूरी अपनी इनकम करवा के $50 पे उस वक्त करते थे जी। पहले निकल आती थी पेमेंट वगैरह। तो मेरे $50 क्रॉस हो गए। फिर क्या हुआ, मैं बड़ा खुश हो गया जनाब कि मैंने अपने कमा लिए खुद ऐड पे क्लिक करके। अगले दिन जब मुझे ईमेल आई मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। एंड दैट इज़ हाउ आई लर्न कि जनाब गूगल इज़ मच मोर स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट देन मी। तो मुझे डिसीव नहीं करना बल्कि एक नेचुरल प्रोसीजर से काम करना है। और फिर उससे काम करना शुरू किया। तो फिर रास्ते मिलते गए, सीखने के बस जस्तजू थी, ख्वाहिश थी कुछ करना है। तो अच्छा, इसमें कुछ वजह मैं क्रेडिट अपने वाले साहब को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से कहा कि आपको अपने आप को मनवाना पड़ेगा दुनिया के आगे, कुछ करके दिखाएं। Right. तो बस फिर उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दी, तो हौसला हुआ। तो बस फिर अल्लाह ताला ने गाइडेंस दे दी। आप जैसे साथी मिल गए, आप जैसे दोस्त मिल गए, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। मैं तो अभी आपको बता रहा था, मैंने कहा कि मैं, अगर आप मुझे याद करते हैं जब पाकिस्तानी ब्लॉगर, तो मैंने कहा मेरे पास भी इंडियन ब्लॉगर्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताता हूँ मोटे मोटे। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ब्लॉगिंग तो बड़ी बाद में मैंने शुरू की। मैं तो ऑनलाइन फील्ड में तो बड़ा पहले का आया हुआ था। मेरे पहले फील्ड वेब होस्टिंग कंपनीज भी की, बड़ा गया। मगर जब ब्लॉगिंग की बात आती है ना, तो मेरे जहन में आप पूछे ना, तो मेरे जहन में एक तो अर्श अग्रवाल जो है वो बड़े ज़्यादा, और ये हैं दूसरे शाउट मी लाउड वाले। ये दो तो मेरे जहन में आते ही आते हैं कि जिन्होंने इंडिया से जो है ना ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के लिए काम किया है। अच्छा उसमें बहुत अच्छा काम किया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मैं मार्केटर हूँ ना। अब पाकिस्तान के अंदर ना एक ट्रेंड क्या है कि आई ज्यूम के इंडिया में भी होगा कि हमें ना बुक रीडिंग की आदत नहीं है। हम ठीक है, अब बुक रीडिंग करते, हम आर्टिकल पूरा पढ़ते नहीं है। अब मैं मार्केटर हूँ, मेरे इतनी मेहनत से आर्टिकल लिखा, मेरा आर्टिकल पूरा पढ़ो, ठीक है ना। मेरी कोशिश होती है आर्टिकल मेरा पूरा पढ़ के जाओ। उसमें मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बड़ा सीखा कि यार मेरा जो मेरे पास रीडर आए ना वो पूरा आर्टिकल पढ़ के जाए। इस चीज़ में मैंने सीखा कहाँ से? फेलो ब्लॉगर से सीखा ना, आप लोगों से सीखा। हम एक दूसरे से सीखते हैं, वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मैंने आपसे सीखी हूँ, कुछ आपने मुझे सीखी हूँ। इसी तरह दैट इज हाउ थिंग वर्क्स। सही बात है। पर आपने जो बताया कि एक्चुअली अभी जो जैसे 2000 मतलब 3-4 के टाइम पे भी आप सोचते थे कि भाई कोई आदमी आ रहा है मेरे वेबसाइट में और मेरे आर्टिकल को पूरा पढ़े, तो इससे मेरा एक्चुअली जो है जो टाइमिंग, जो एक एवरेज टाइम बढ़ता है मेरे वेबसाइट में कोई पर्सन स्पेंड कर रहा है, वो गूगल के नज़र में भी अच्छा होता है। गूगल भी बोलता है कि अपने वेबसाइट में जितना टाइम आपके विजिटर स्पेंड करते हैं उससे आपका रैंकिंग वगैरह बढ़ता है।
पर आपने ये भी जैसे बताया कि हम लोगों में जो है वो रीड करने की जो है वो हैबिट नहीं है एक्चुअली, हम लोगों को रीड करना अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में पकड़ लो, जैसे लोग वीडियोस वगैरह ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो रही है अभी, तो ब्लॉगिंग कहीं ना कहीं पे मतलब थोड़ा सा उसका वैल्यू जो है कम हो जाएगा और वीडियोस का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा लगता है क्या आपको? अच्छा, मैं बात करना चाहता था एसईओ के हवाले से भी कि एसईओ तब कैसी होती है, बट वो आपने मुझसे अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें बताऊंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने शुरू किया ना काम, तो सर हमारे पास डायल अप कनेक्शन होता था 56 kbps का, जिसपे मैंने काम शुरू किया। जो टेलीफोन बिजी होता था ना उसके ऊपर होता और मैंने 50 रुपया पर आवर के घंटे के ऊपर कनेक्शन के ऊपर लेते थे हम। और फिर क्या होता था, डांट पड़ती थी घर में से, फोन सारा टाइम आपने बिजी रखा हुआ है, हमने घर पे फोन भी करना होता है। और फिर पता है फाइबर ऑप्टिक आई 64 kbps की, तो बड़ा उसका हुआ। अब तो कनेक्शन 64 kb क्या है, कुछ भी नहीं है। अब तो जनाब 5 MB 10 MB 50 MB 150 MB 200 MB भी बात चली गई है कि इसकी स्पीड के कनेक्शन होने चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ओवर द टाइम वीडियो कंटेंट की एक पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और वीडियो कंटेंट की एक डिमांड पहले भी थी, अब भी है और ओवर द टाइम बढ़ रही है। बट आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट करें रिटर्न कंटेंट के साथ नहीं। सर मैं बुक रीडिंग करता हूँ और मैं क्योंकि आर्टिकल मैं राइटर हूँ ना, तो मेरी भी रीडिंग की हैबिट इसमें से डेवलप हो गई है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ने हैं ना, मुझे एक आर्टिकल पढ़ते हुए 10 मिनट लगने हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं वीडियो 60 मिनट की है ना, तो मैं 60 मिनट गुजार के ही मुझे वीडियो कंटेंट समझ आएगा, मुझे जल्दी में समझ नहीं आ सकता। इस एंगल से देखें ना, तो मुझे बाजुकात रिटर्न कंटेंट की अपनी वैल्यू महसूस होती है। फिर जिस तरह से मैं चीज़ को प्रेजेंट रिटर्न में कर सकता हूँ, इमेजेस ग्राफिक्स वगैरह को जिस हाथ से मैं कंफर्टेबली कर सकता हूँ, मैं हर तरह से वीडियो में उस तरह से कर नहीं सकता मैं। तो अब ये चीज़ ज़रूर है कि वीडियो कंटेंट की डिमांड बढ़ी है और ओवर द टाइम और बढ़ेगी भी। बट रिटर्न कंटेंट बिल्कुल खत्म हो जाए, मैं इसको नहीं मानता कि उसकी भी अपनी वैल्यू रहेगी। क्योंकि एक मैं आपको पहले बता दूं, एक ये मैं आपके साथ मेरी वीडियो पॉडकास्ट चल रही है ना, अगर ये 60 मिनट्स की भी है ना, तो जब तक विजिटर 60 मिनट सुनेगा नहीं ना, तब तक उसको समझ लेगा बात क्यों आ रही है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये रिटर्न आर्टिकल होता ना, तो और अगर एक रीडर, बुक रीडर या प्रोफेशनल रीडर जिसने पढ़ना सीख लो ना, तो ये 10 मिनट में वो आर्टिकल पूरा पढ़ सकते कि बात क्या की है। वो रीडिंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना तेज़ी से उसको पढ़ पाता है, राइट। एक्चुअली जब मैंने भी एक्चुअली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तब बहुत ज़्यादा पढ़ना होता था, क्योंकि सीखना है भाई कैसे है। उस टाइम वीडियोस वगैरह तो बहुत कम होते थे, तो मैं भी शाउट मी लाउड पढ़ता था। शाउट मी लाउड उस टाइम मुझे एक ऐसा लौता ब्लॉग मिला था जो कि हर पिन पॉइंट के ऊपर आर्टिकल लिखता था कि ब्लॉगिंग में कैसे करना है, कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, एवरीथिंग। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरा समझने का जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता था, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि इससे पहले एक्चुअली ये जो पॉइंट है किसी ने मेंशन नहीं किया था, तो ये एक सही बात है। तो आपने उस टाइम बोला कि कुछ देर पहले बोला कि उस टाइम आपको एक बहुत कई करोड़ों का एक लॉटरी का एक मेल आया था, ठीक है। तो वैसा मेल हम लोगों के पास भी आता था। पहले हम लोग बहुत खुश होते थे, अरे देखो इतना बड़ा लॉटरी लगा, ठीक है। फिर बाद में समझ आया कि पूरा फॉल्स है, धोखा है। तो ये जब होता था तो अब आपने अपने फैमिली को कैसे मतलब मैनेज किया था कि आप समझाए कि ये जो एडसेंस का जो पेमेंट है या फिर आप जो ब्लॉगिंग कर रहे हो, दैट इज़ ऑथेंटिकेट थिंग एक्चुअली। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल टेन्योर था क्योंकि हमारे पेरेंट्स को इस हवाले से पता ही नहीं था और एक स्कैमिंग वगैरह भी चल रही थी और ईमेल के जैसे स्कैम्स थे, तो बड़ा मुश्किल टेन्योर था। बस बातें सुनी थी, तब बातें सुन के फिर भी लगे हुए थे, क्योंकि हमें कुछ नज़र आ रहा था, वो पिक्चर नज़र आ रही थी, तो वो बस मुश्किल टेन्योर था। वो बोला बड़ी डांटें सुनी है, बड़ी बातें सुनी है कि हर वक्त बैठे रहते हो, और फिर मज़ेदार चीज़ क्या है, बैठ के मोटे हो गए हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा घूम फिर के आओ है। तो ये बात भी सुनने को मिलती थी। तो बस फिर बहरहाल वो एक मुश्किल टाइम था, वो चला गया, वो बड़ा अच्छा रहा उसमें सीखने। अच्छा, आपको एक और मैं बात बताता हूँ, आपने ये पूछ किया ना, तो मैं $1 मिलियन की बात आती है ना, तो पाकिस्तान में एक पर्सनालिटी है अब्दुल वली साहब, उसको मैं ना हमेशा चाहता हूँ कि मैं मेंशन करूँ। वो बंदे को मैं इसलिए मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि उसने 2015 में 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाया है ऑनलाइन टीचिंग से, ठीक है जी, $1 लाख के करीब। उस वक्त 100 रुपये का होता था, अब तो हर बढ़ गए, तो यूडीमी से। अब मज़ेदार चीज़ ये नहीं कि उसने 1 करोड़ रुपया ऑनलाइन कमाया, मज़ेदार चीज़ है कि वो आज तक स्कूल नहीं गया। ओह माय गॉड, ओके। और उसने ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया पे बैठ, आपको पता है उसकी ना कराची में बिरयानी की रेडी लगाता था,
मोबाइल अच्छा। की शॉप पे वो काम करता था। उस बंदे ने अखबार से पढ़ के वो लिखना, यानी कि वो स्कूल नहीं गया आज तक, तो उसको प्रॉपर समझ गया मैं। साइन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो उसने इंटरनेट की दुनिया में आके इतना बनवाया कि उसका जो कोर्स था वो दुनिया ने खरीदा यूडीमी पे आगे, और फिर उसको ही वॉज इन्वाइटेड बाय यूडीमी टीम, जबकि जब उनका अमेरिका में एक इवेंट हुआ तो उसको उन्होंने इन्वाइट किया कि आप वहाँ पे आएँ और आके सेशन दें। तो सर इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है कि अगर वहाँ पे धोखे होते तो वहाँ पे सच में लोगों ने करोड़ों डॉलर भी कमाया है, ऑनलाइन ही कमाया है। और मुझे उसकी मिसाल इसलिए पसंद है क्योंकि वो आज तक स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसको तो अखबार पढ़ना नहीं आता था। उसने अखबार पढ़ के अपनी इंग्लिश उर्दू सीखी। तो सोचो उसने टूटी फूटी इंग्लिश के साथ लेक्चर्स बनाए, कोर्सेज बनाए, और उसको देखे इस वक्त उसका अपने ट्रैवलिंग का ब्लॉग है फ्लाइंग टू वर्ल्ड के नाम से, और उसने 60 to 70 कंट्रीज पाकिस्तानी पासपोर्ट में फिरी हैं, और वो आज तक स्कूल नहीं गया। बाप रे बाप, दैट इज़ एक्चुअली वही है। एक्चुअली ज़िंदगी में अगर कोई आदमी कुछ ठान ले कि भाई करना है, तो फिर जैसे एक शाहरुख खान का यहाँ पे हमारे यहाँ पे मूवी आया था कि बोलते हैं कि मुझे एक्चुअली डायलॉग तो याद नहीं है, कुछ ऐसा था कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो पूरी कायनात पीछे लग जाती है वो सक्सेसफुल करने में, ऐसा कुछ था। ये डायलॉग पाकिस्तान में भी सुना हुआ है, जब तुम किसी चीज़ में जाओ तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती। यस 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 यस, ठीक है। बहुत पुराना मूवी था एक्चुअली, 10-12 साल पहले आया था। तो वही है एक्चुअली, ऐसे ही होता है। तो उन्होंने कौन से चीज़ के ऊपर एक्चुअली कोर्स लॉन्च किया था? इनका कोर्स था अबाउट एसईओ और प्रोग्रामिंग के हवाले से था। प्रोग्रामिंग के हवाले से कोर्स था उनका। और मैं अब देखता हूँ ना, जब भी तुम्हें खुशी होती है, क्योंकि खुशी होती है मेरे लिए, वो क्यों इंस्पिरेशन है। मैंने कहा सर मैं आई एम वन ऑफ द रीनोन ब्लॉगर्स इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं प्रोफेशनल ट्रेनर भी हूँ। इसके वाले से डिजिटल मार्केटिंग के वाले से, बिजनेस के वाले से, ब्रांडिंग के वाले से भी बात की। पर मैंने कहा मुझसे पूछेंगे ना इंस्पायरेशन, मैंने कहा सर आप मेरी इंस्पायरेशन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्या नहीं? और ये जो चीज़ है ना, ये थैंक यू टू इंटरनेट, ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ ही मुमकिन हो सका है। तो आप क्या कुछ कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ हो, तो इट्स समथिंग अ गिफ्ट। आज से जो प्रीवियस जनरेशन थी, हमसे पुरानी जनरेशन के पास ये चीज़ नहीं थी, हमारे पास ये चीज़ है। ये भी एक तोहफा है, हम इसको यूटिलाइज करके क्या से क्या कर सकते हैं। हम देखें इंटरनेट ने क्या ग्लोबल विलेज में आ दिया कि मैं आपसे ऐसे बात करूं जैसे आप मेरे साथ वाले रूम में बैठे हुए। सही बात है, सही बात है। और जब एक्चुअली एडिटिंग होके ये चीज़ पब्लिश हो जाएगी तब पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग दो अलग अलग कंट्री से बात कर रहे हैं। दो अलग कंट्री से बात कर रहे हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आप अप्रॉक्सीमेटली 20-25 साल से इस लाइन में है, मोर देन दैट हो सकता है, डिकेड हो गए हैं आपको ब्लॉगिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। क्लास 5-6 से आप हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि आप सबसे ज़्यादा बता सकते हो कि फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स में गूगल कैसे काम करता था, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे होता था, और अभी गूगल कैसे काम करता है, और एसीओज में क्या डिफरेंस एक्चुअली आए हैं अगर मैं कंपेयर करूं 10-15 साल पहले का और अभी का। तो आपने मुझसे गोल्डन क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आई वांटेड यू टू आस्क, बट मैं कह नहीं सकता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको आंसर करना चाहता था। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ना जब वेबसाइट की तब रैंकिंग थी ना, तब रैंकिंग प्रोसेस वाज मच ईजियर। हालांकि ये बात हमने तब कभी भी नहीं मानी, तब भी हम कहते थे अब बड़ा मुश्किल हो गया, अब बहुत मुश्किल हो गया। पर आज मैं कहता हूँ कि तब तो बहुत ईजी था। तब हमें पता कि तब क्या होता था, डायरेक्टरी सबमिशन वाज अ वेरी फेमस वे टू रैंक योर वेबसाइट। उस वक्त वेब 2.0 वगैरह ब्लॉग्स वगैरह तो नहीं थे। उस वक्त डायरेक्टरी सबमिशन होते थे, उसी से हमारी वीडियोस रैंक हो जाती थी। और उसमें बड़ी मशहूर होती थी डीमोस। अब डीमोस, यस, हाँ, अब उसमें और उसका लिंक बड़ा, और एक होता था याहू की अपनी होती थी, याहू की एक बिजनेस डायरेक्टरी। यहाँ ये दो लिंक्स आपको चाहिए, आपकी वेबसाइट जनाब टॉप में आ जाएगी, रैंक हो जाएगी। ये दो लिंक्स के साथ फिर बात शुरू की, और डायरेक्टरीज खुलना शुरू हुई, फिर डायरेक्टरीज के सबमिशन होना शुरू हुए, फिर उसी से बंदा रैंक करना शुरू हुआ। फिर उसके बाद आए फॉरम्स, ये जो फॉरम कम्युनिटीज़ हैं, वी बुलेटिन और IBP इन्विजन पावर बोर्ड के ऊपर ये आए, फॉरम्स आना शुरू हुए। तो इनके बैकलिंक्स आने शुरू हुए, तो इसके ऊपर कहा कि जनाब इसी के ऊपर जो है ना रैंकिंग शुरू हो जाएंगी। उस वक्त तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था खास कि जनाब आपकी ऑन पेज ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, कि जनाब विजिटर कितनी देर के लिए आता है, क्या बाउंस रेट है, एक पेज के बाद दूसरे पेज पे जाता है नहीं आता, 30 डेज बाद खुलता है नहीं, उसका ना हीट मैप एक्सपीरियंसेस होते थे कि जनाब यूज़र किस एरिया पे फोकस कर रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। उस वक्त एलेक्सा की रैंकिंग बड़ी ज़्यादा मैटर करती थी। एलेक्सा की रैंकिंग ओवर द टाइम जो है ना, ओवर द ईयर आहिस्ता 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 उसकी बड़ी ख़त्म हो गई।
पहले वही क्राइटेरिया होता था एलेक्सा का, अगर आपने वेबसाइट पे वो बेचनी भी है ना तो आपको एलेक्सा की रैंकिंग के ऊपर वेबसाइट बिक जाती थी। अच्छा, ओवर द टाइम ना एडवांसमेंट गूगल की तरफ से बहुत सारे, पहले क्या होता था कि एक बैकलिंक का था ना, एक एंकर टेक्स्ट वो होता है जो लिंक के साथ क्लिक करने पे जो नाम लिखा हुआ होता है, उसमें कोई चीज़ नहीं थी। ओवर द टाइम उसमें एंकर टेक्स्ट वेरिएशन आना लाजमी हुई जनाब, नहीं तो गूगल स्पैमिंग कंसिडर करेगा। एंकर टेक्स्ट को डाइवर्सिफाई करना है, वो चीज़ आई। फिर एकदम आपको पता है ह्यूज जंप पता कब आया, जब गूगल ने PR इंट्रोड्यूस करवाया, पेज रैंक इंट्रोड्यूस करवाया। और पेज रैंक के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि हमारी कई वेबसाइट्स को फर्स्ट अपडेट आई, किसी को PR3 मिल गया, किसी को PR4, किसी को PR5, और उस वक्त पता चला था कि जनाब सिर्फ इसी PR के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो जनाब 100 200 300 डॉलर के लिंक हमने अपनी वेबसाइट पे मेन पेज पे बेचे हुए हैं। मेन पेज का ये लिंक है, अंदर के पेजेस को भी PR मिला होता था, यानी कि एक मेन पेज को लगा PR है, सब पेजेस को लगा PR मिला हुआ है, तो वो भी पेज रैंक के ऊपर हमने भेजना शुरू किए। फिर उसके बाद अपडेट आई कि जनाब सिर्फ रेलिवेंट पेज रैंक वेबसाइट्स के साथ लिंक लेना है। उससे पहले रेलिवेंसी का कोई नहीं था, किसी भी आप वेबसाइट से लिंक ले लें आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। फिर आया रेलिवेंसी का आया, फिर उसके बाद आया ट्रस्ट रैंक। अच्छा, जब ये रेलिवेंसी के फैक्टर आना शुरू हुए ना, फिर वेबसाइट के भी ऑन पेज के ऊपर इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई। इससे पहले क्या होता था, जब शुरू किया था ना तो सर मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होती थी और इसके अलावा कुछ नहीं होता था ऑन पेज में। ओवर द टाइम मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन की वैल्यूज कम होती गई और ऑन पेज यूजर एक्सपीरियंस बढ़ते गए। आपका H1 H2 H3 का कॉम्बिनेशन कैसे है, आपकी इंटरलिंकिंग एक वेबसाइट से कैसी है, फिर आपके ब्रोकर लिंक्स कैसे हैं। ब्रोकर लिंक्स को तो पहले तो कोई फोकस ही नहीं रहता था, कई दिन तक तो हमारे भी ब्रोकर लिंक चल रहे होते थे मगर ओवर द टाइम चीज़ों के चेंजेस आए, एडवांसमेंट्स हुई, गूगल बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया यूज़र के हवाले से कि यूज़र पेज एक्सपीरियंस, यूज़र की जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपकी वेबसाइट वो पूरी करती है या नहीं करती। अब पाकिस्तान में ना दो ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स बड़े फेमस हैं, जियो और ARY। अब जब भी मैं लोगों से एग्जांपल देता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि जियो और ARY पे आपने ऐड अपनी चलानी है ना, तो आपकी ऐड हमेशा फैमिली ऐड होगी, एक सर्टन सेट एक्सपेक्टेशंस होंगे, वो उसको पूरी करते हो। अगर आपका ब्रांड अच्छा होगा तभी वो आपकी ऐड चलाएंगे, हर एक की नहीं चलाते। इसी तरह गूगल इज अ ब्रांड, और गूगल पे अगर आपने टॉप 10 पे रैंक करने ना, तो एक चीज़ आप देखिएगा कि जब बंदा गूगल पे प्रॉब्लम क्यों सर्च करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जब गूगल पे सर्च करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। एक सर्टन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन के साथ बंदा जाता है गूगल पे सर्च क्वेरी लिखता है, उसे पता है गूगल ने मेरा हल कर देना। तो वो जो एक सर्टन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो उस बंदे को गूगल से है, क्या आपकी वेबसाइट उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरती है या नहीं। अगर तो वो उतरती है तो योर वेबसाइट डिजर्व्स टू बी ऑन द फर्स्ट 10 पेजेस या फर्स्ट 10 रिजल्ट्स ऑफ ऑन द गूगल सर्च रिजल्ट। मगर अगर आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है तो यू डोंट डिजर्व टू बी रैंक्ड ऑन फर्स्ट पेज। तो आपको एक्सपेक्टेशन को पूरा करना लाजिम है। ये जो एक्सपेक्टेशन की बात है ना, ये रिसेंट लास्ट 5-6 ईयर्स की बात है कि ये इतनी एडवांसमेंट आई कि गूगल ने एक्सपेक्टेशन पे फोकस करना शुरू किया कि जो एक्सपेक्टेशन है बंदे को वो पूरी की जाए, वो उसके साथ वो चीज़ ने आके अब आपको पता है एक टाइम आया जनाब कि वो जो थे बैकलिंक्स के ऊपर फोकस है। अब उन्होंने क्या किया, अब अथॉरिटी नीश वेब लिंक्स आने शुरू हो गए। क्यों है? क्योंकि बैकलिंक्स पहले लेना बड़ा आसान हो गया प्रोसीजर। गूगल ने इस प्रोसीजर को बहुत टाइम मुश्किल बनाना शुरू किया। फिर उन्होंने ये भी फैक्टर देखे कि यार हाईली रैंक करके हमने वेबसाइट ऊपर तो आ गए, विजिटर आके खोल के चला जाता है, नहीं स्टे करता, इट मीन्स के वेबसाइट अच्छी नहीं है। फिर एक और बड़ी मशहूर एसईओ में थ्योरी है, एक वो थ्योरी जो साल से चल रही है और जिसकी वर्क के साथ इंपॉर्टेंस बड़ी है, वो है CTR मैग्नेट थ्योरी। CTR मैग्नेट थ्योरी समथिंग के आपका कितना टाइटल अट्रैक्टिव आपका वेबसाइट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि जब फर्स्ट पेज पे तो आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके बैकलिंक्स और ऑन पेज से ले आएंगे, मगर फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट 10 रिजल्ट्स हैं इसमें भी तो फाइट है ना कि आपने ऊपर कैसे आना है। तो वो ऊपर आते हैं आप CTR मैग्नेट थ्योरी पे, कितना अट्रैक्टिव आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वेबसाइट का, उसके साथ आते हैं। ये वो चीज़ है जो मैं बड़े सालों से देख रहा हूँ, CTR मैग्नेट थ्योरी चल रही है और आज भी चल रही है और मुझे लगता है मुस्तकबिल में भी ये चलेगी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। पहले कुछ भी नहीं होता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडिया की बड़ी फेमस एक्ट्रेस है मिस करीना कपूर। तो उनको जब वो आई थी ना, तो मैंने सोचा था कि उनके बारे में एक वेबसाइट बनाऊंगा मैं, करीना कपूर फैन पेज बनाऊंगा मैं। और उसको स्टार्टिंग में मैंने वो वेबसाइट रैंक भी कर ली थी। मसला नहीं था उसको रैंक करना, मसला इसलिए नहीं था क्योंकि तब हमारी रैंकिंग प्रोसीजर बड़े आसान थे। हमने वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर 10-12 लिंक्स दिए, तो जनाब वो पता चल गया
थर्ड पेज पे आके फिर आपको पता है क्या आना शुरू हुआ, फिर गूगल में एक चीज़ आ गई स्क्रैप बॉक्स आना शुरू हो गई कि जनाब हर वेबसाइट को हमने फर्स्ट में नहीं रैंक करना, न्यू वेबसाइट्स को पहले न्यू वेबसाइट्स को टाइम गुजार रहे हैं, फिर उसके बाद वो ऊपर जाएंगी। तो वो चीज़ें एडवांसमेंट्स आई, और अब आप आज किसी भी नई वेबसाइट के लिए रैंक करना आसान नहीं रहा, जो कि आज से 15 साल पहले कोई भी वेबसाइट रैंक कर सकती, चीज़ें बहुत बदल गई हैं अब। दैट इज़ द थिंग एक्चुअली, गूगल भी डे बाय डे में अपना जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। और अभी तो जैसे कुछ ना कुछ नए नए चीज़ आते रहते हैं, जैसे अभी स्निपेट्स आ जाते हैं, ठीक, ऐसा है कि उसमें डायरेक्टली पूरा आर्टिकल को पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। बल्कि इवन गूगल वॉइस सर्च जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन जब आना शुरू हो गई है, वॉइस सर्च का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। आज से 3-4 साल पहले वॉइस सर्चेज क्या थी, कुछ भी नहीं थी, अब वॉइस सर्चेज है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा जो अपना बेटा है ना, उसने भी वो लिखने ना ड्रामे से वो कार्टून वगैरह वो यूट्यूब पे सर्च करता है, रोबोबॉक्स कार्टून वो आ जाते हैं, तो वो जो भी सर्च करता है। तो ये जो वॉइस सर्च है इसका तो ट्रेंड ही नहीं था पहले, ये तो रिसेंट के अंदर ही हुआ। राइट, ये रिसेंटली आ रहा है। तो अभी अगर पकड़ लो इस नज़रिए से देखें कि गूगल बाय डे मैंने मुश्किल होता जा रहा है ब्लॉगर्स के लिए, मार्केटर के लिए, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप आओ और आके अपना वेबसाइट को रैंक कराओ और भाई हज़ारों डॉलर छाप लो, ऐसा तो अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी अगर इस नज़रिए से देखेगा कोई अगर नया ब्लॉगर आ रहा है मार्केट में, तो उसको कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और करना ही पड़ेगा अगर ब्लॉगिंग वर्ल्ड में उसको सक्सेसफुल होना है तो। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक बात जो है ना वो चेंज आई थी, ये यानी कि जब हमने स्टार्ट किया था ना मैंने अपने कैरियर, तब ये बात नहीं थी, बट कैरियर में कब ये बात आई मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितने साल पहले, बट ये क्या चेंज आया, कहते हैं डोंट क्रिएट द कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स, क्रिएट द कंटेंट फॉर यूजर्स, बिकॉज इट विल बी रेड बाय यूजर्स। तो हमने जो अपना कंटेंट है वो यूजर्स के लिए बनाना है, ह्यूमंस के लिए बनाना है, नॉट फॉर सर्च इंजन्स। ये फैक्टर आपने कभी नहीं बोला। मैंने जो कंटेंट, मेरा जो रीडर है वो मेरा रीडर सर्च इंजन का क्रॉलर या रोबोट नहीं है, बल्कि एक इंसान है। तो मैंने एक आर्टिकल, अब मैं हूं ना मार्केटर, मैं चाहता हूँ मेरा आर्टिकल पूरा पढ़ के जाओ, कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, मेरा आर्टिकल पूरा, मैंने इतनी मेरे से आर्टिकल लिखे, इतने घंटे लगा के आर्टिकल का पढ़ो। तो मैंने क्या करना है, मैंने उसमें हेडिंग्स डाली, मैंने उसका स्ट्रक्चर्स अच्छे बनाने, मैंने उसमें इमेजेस डालनी, मैंने डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं, मैंने जब महसूस करने हैं ना कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट हो गया, लोग फोकस कहीं डाइवर्ट हो रहा है, तो मैंने इमेज डाल देनी है, थोड़ा सा और मैंने कहीं वीडियो डाल देनी है, मैंने ये चीज़ें यूज़ करनी है। भाई नंबर 1 चीज़ एज अ मैंने स्टार्ट करना ना, तो मैंने ये चीज़ करनी है कि मेरा जो कंटेंट है वो ह्यूमन ने पढ़ना है, और मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत से आर्टिकल लिख रहा हूँ तो ये पूरा पढ़ के जाए, एटलीस्ट 70-80% पढ़े ना, भाई विजिटर आया इतनी मेहनत से मैंने आर्टिकल लिखा है। तो जब तक मेरा ये फोकस नहीं होगा ना मैं कामयाब नहीं होगा। तो मेरा पहले फोकस ये वाली चीज़ होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि एक और मैं बात कहता हूँ कि आपने जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है ना, आप उसके जाके फर्स्ट 10 पेजेस को देखो और ऑब्जर्व करो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने फर्स्ट एंड रिजल्ट से बेहतर अगर हमारा कंटेंट नहीं है तो हम रैंक नहीं हो सकते। तो हमने उसे बेहतर आने, तो सबसे बड़ी बात क्या कि वो रिटन पावर, आप लिखें। लिखना क्या, लिखने की ताकत आपके पास है, मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके साथ मैंने अगले को कायल करनी है। अब हम पता बात, अब मैं ज़्यादा आपसे सीरियस हो गया हूँ ना, अब बोरिंग हो जाएगी चीज़। राइटर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लिखते हैं ना तो सारी सीरियस बात लिख रहे होते हैं, पॉइंट। अब ये बोरिंग हो गया काम, किसी ने नहीं पढ़ना। हमें इसमें थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा जोक्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, फिर ही लोग देखेंगे, फिर ही लोग पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो वो फैक्टर अगर आप में नहीं है ना तो आपका आर्टिकल बोरिंग हो जाएगा, उसको आपको काम करना पड़ेगा। ये जेनरिक बातें हैं मगर ये इंपॉर्टेंट बातें इसलिए क्योंकि हमने एज ए सक्सेसफुली तौर पे इसको ब्रांड लेके जाना है। तो सर थिंक बिगर पिक्चर की तरफ जाएं। 2 महीने बाद ना उम्मीद नहीं हो जाना कि सर मेरी तो वेबसाइट चल ही नहीं रही, ये देखा जनाब मैंने 3 महीने से शुरू किया। बिकॉज जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारा होती है एक्सपेक्टेशन कि सर मैं आज मेरा ब्लॉग लॉन्च हो रहा है, सुबह टॉप 100 ब्लॉगर में मेरा नाम होगा, परसों मुझे चेक्स आ रहे होंगे, थर्ड में वो इंडिया में कहते नहीं मारुति गाड़ी मेरे बाहर खड़ी होगी घर पे। तो सर तो ये चीज़ नहीं है, यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप ये देखें कि आई एम ए वेरी वेल रीनोन्ड ट्रेनर और वेरी वेल रीनोन्ड ब्लॉगर। तो मैं अब हूँ, अब मुझे ऐसा बंदा जिसकी ऑलरेडी फॉलोइंग थी, जिसकी अच्छी बड़ी मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता था, लेक्चर देता, आई रन गूगल पार्टनर कंपनी, ये कच हुआ। जब मैंने अपना ब्लॉग बनाया ना तो सर जब मैंने पहला आर्टिकल लिखा ना तो उसमें इतनी इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी कि मैं पढ़ के मुझे शर्म आने लगी कि सर ये मैंने क्या लिखा है। मैं कहा कोई मेरा स्टूडेंट पढ़ लेगा ना तो उसने मुझे दलील कर सकने कि यार ये क्या किया।
तो क्योंकि मैं हूँ मार्केटिंग का बंदा, मुझसे जितनी मर्जी देर बातें करवा ले, बट जब मैं लिखने आया ना तो मुझे पता चला कि यार आई एम द वेरी बैड किस्म का आर्टिकल राइटर, इसे पढ़ के शर्म आने लग जाए। तो मैंने फिर पता क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि नहीं, अब तो मैंने लिखना ही है, अब तो मैंने करके रहना ही है। तो व्हेन आई बिकेम कंसिस्टेंट, तो जब मैंने सेकंड आर्टिकल लिखा ना तो मैं देखा मेरा नेचुरली तौर पे इंप्रूव हो गया। जब मैंने थर्ड फोर्थ लिखा, फिर उसके बाद जब मैंने अपना फर्स्ट आर्टिकल को जब मैंने 50th आर्टिकल से कंपैरिजन किया ना, तो मुझे पता चलेगा मैं नेचुरली अपनी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स को बेहतर कर चुका हूँ, इंप्रूव कर चुका हूँ। वो एक आदत से, वो आदत क्या थी, कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं उसी के साथ लगा रहा ना, तो उससे मैं बड़ा बेहतर हुआ। तो सर ये मैं ये बता दूँ, आइदर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं या आइदर आप अपना ब्लॉग लिखे। जब तक तो आपने 100 आर्टिकल नहीं ना लिखने, उससे पहले तक तो आपने तो देखना ही नहीं है कि जनाब कि मैं कामयाब हूँ। तो 100 आर्टिकल तो आपने लिखने, उसके बाद आपने ये चीज़ सोचना शुरू करनी है कि मैं कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ, तो मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हर आर्टिकल के बाद ये सोच के बैठेंगे ना जनाब, मैं खुद ये करता था कि हर आर्टिकल के बाद सर अब तो मैं हो गया टॉप लो, तो मुझे क्या हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, आई यू नीड टू बी स्टबर्न फॉर सक्सेस, कि आपको लगे रहो। ये जो ब्लॉगिंग वाला काम है ना, ये काम बड़ा मुश्किल है, ये हारे के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हिम्मत और जिगरा चाहिए। आप आज शुरू कर रहे हैं ना, तो आपने 2 हफ्ते बाद कहना सर वो बड़ा ब्लॉग मैं जा रहा हूँ, मेरे पास की बात नहीं है। तो ये हिम्मत करके बैठे कि कई महीनों की मेहनत के बाद वो जो है ना, यू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। वो जो कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, तो इसके पीछे कई लोगों के कई महीने कई साल लगे होते हैं, तो फिर जाके बनती है। आपने शुरू किया ब्लॉग, आपको कितना टाइम लगा, आप देखें बीच में डीमोटिवेट हुए, फिर दोबारा वापस आए, 100 चीज़ हो जाती है। हर डीमोटिवेशन नहीं होती, कई दफ़ा आपको फैमिली कंसर्न्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, भाई कोई इश्यूज आ गया, कोई तबीयत खराब हो गई, आपको कोई मिसाल के तौर पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, घर पे कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, 100 चीज़ें हो जाती हैं। आपका ब्लॉग तो वहाँ पे रह गया, आपकी ऑडियंस जो डेवलप हुई थी वो तो रहेगी। तो यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट के यार मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे हुक और क्रुक, सर मेरा नया आर्टिकल वीक में एक आना ही है ना। आपने स्केड्यूल बनाया कि जनाब एक हफ्ते मेरा नया आर्टिकल आना ही है। अब जमीन हिल जाए, आसमान टूट जाए, आपका नया आर्टिकल आना चाहिए। ये जो आपकी कंसिस्टेंसी, आप जब ये चीज़ पैदा होगी ना, तो सर आप यू कैन बी ए सक्सेसफुल ब्लॉगर। ये मैं आपको नहीं, मतलब आई एम सेइंग टू द ऑडियंस। Yes. Actually, what I have learned from last 5 to 6 years of my blogging journey also कि overnight success बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है। ओवरनाइट सक्सेस मैंने सामने वाले को लग रहा है कि भाई ये बंदा तो कल तो नहीं था, आज पता नहीं कहाँ से आ गया है, ठीक है। तो सक्सेस किसको बोलते हैं, सोचते हैं कि भाई मार्केट में अभी नया नया ये लड़का आ रहा है तो भाई ये ओवरनाइट सक्सेस है। पर इसके पीछे कितने महीने और कितने सालों का रात की नींद उसने गवाया है, ठीक है, कितना टाइम उसने उसके ऊपर मतलब ख़राब किया है, ये उसको ही पता है कि वो ओवरनाइट सक्सेसफुल कैसा कुछ नहीं होता एक्चुअली। तो आप जैसा बोल रहे हो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। बात है, एक और बात ऐड करता हूँ कि शाउट मी लाउड वाले हर्ष अग्रवाल साहब है ना, हर्ष अग्रवाल साहब को मैंने खुद देखा है। आप जाके उनकी शाउट मी लाउड की ना इनकम रिपोर्ट्स आप जाके देखेंगे दफ़ा, आपको पता चलेगा कि एक कितने साल कंसिस्टेंट रहे, फिर एकदम से जंप लगी है। कितने साल तो वो मतलब ऐसे ही नीचे रहा है, उनका हज़ारों में रहा है, मगर जो उनका गई ना डबल फिगर्स में, वो तब गई एकदम से। बट एक चीज़ थी, किसी को भी उठा के देख ले, ब्लॉगर उठा के देख ले, दुनिया में उठा ले, तो दे वर कंसिस्टेंट। इसी वजह से तो लोगों ने उनको रिकग्नाइज किया, वरना कोई नहीं किसी को नोटिस करता। वो शुरू में तो सब इग्नोर ही करते कि यार ये आगे, वो एक कोटेशन थी, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, एंड देन यू बिकम एन इंस्पायरेशन, समथिंग इस तरह की थी। पहले वो इग्नोर करते हैं, फिर वो आप पे हंसते हैं लोग, लोगों का काम है बातें करना, लोग बातें करेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे बंदे का जब पहला आर्टिकल आया तो मुझे खुद पढ़ते हुए शर्म हो गई, मैंने क्या लिख दिया। तो सर हर बंदे के लिए आसान नहीं है राइटर बनना, बट वो चीज़ें जब आप लगे रहेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। और आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके कंपेटिटर्स हैं। ये बात ये नहीं बोली कि अगर वो कामयाब है तो आप भी नहीं हो सकते। तो अगर वो कामयाब है तो वो किस वजह से, जाके इवैल्यूएशन करना क्या है कि एज अ विजिटर बन के अपने ब्लॉग को खोल के देखना और देखना कि आप क्या खुद इंप्रेस होते ही नहीं होते। जब आप ये है कि मैं एज अ विजिटर बन के अपने ब्लॉग को खोल के सर क्या कंटेंट मैंने लिख दिया, जब तक आपको ये फीलिंग ना आए तब तक आप कोई देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, उसी पे फोकस करना और कोशिश करने बेहतर की तरफ जाए। तो अभी आपने जैसे बताया कि हमको एक्चुअली आर्टिकल लिखने हैं ह्यूमन के लिए। एक्चुअली हमको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई सर्च इंजन में कौन सा चीज़ अच्छा रैंक करेगा, तो ऐसे टाइप के आर्टिकल नहीं लिखने। पहले क्या होता था, पहले हम लोग कीवर्ड स्टफिंग करते थे, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत सारा कीवर्ड दे दिया, बैकलिंक बना लिया, ठीक है, उसको बहुत सारे सोशल शेयर कर देते थे, ट्विटर में शेयर कर दिया, इधर फेसबुक में इधर उधर शेयर कर दिया, तो थोड़ा धीरे धीरे वो रैंकिंग ऊपर जाता था। तो
अगर हम आज के डेट से कंपेयर करें तो बहुत आसान था, ठीक है। पर अभी अगर देखेंगे कि जैसे उस टाइम आर्टिकल लिखने के लिए भी आदमी को एक्चुअली सोचना पड़ता था कैसे लिखेगा और मैनुअली लिखना पड़ता था। पर अभी क्या है, एआई की मदद से बहुत सारे टूल्स ऐसा आ रहे हैं जो कि आर्टिकल लिख दे रहे हैं। मतलब आप उसको एक आइडिया या टॉपिक दे दोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5-6 मतलब 200-300 वर्ड का एक आर्टिकल लिख देता है। फिर हमारे पास ग्रामरली बोल के जो टूल है वो जो हमारे जब लैंग्वेजेस को ठीक कर देता है, ठीक है, उसमें कहाँ पे कैसा वर्ब रहेगा, कहाँ पे नाउन प्रोनाउन कैसा रहेगा, सब ठीक कर देता है। तो फिर जो एआई वाला जो आर्टिकल टूल है या फिर ग्रामरली जैसे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, तो लोग इसको भी यूज़ करके अभी गूगल में एक्चुअली रैंक कर रहे हैं। तो ये इसमें आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा, मैं ना पर्सनल तौर पे अगर कोई मुझसे कहे ना कि आपकी किस बारे में वेबसाइट होनी चाहिए, नीश की जब कैटेगरी सिलेक्शन की बात आती है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू शुड राइट अबाउट व्हाट यू लव डूइंग। अब मैं आपसे जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया ना, तो मैंने कहा सर डिजिटल मार्केटिंग रन्स इन माय ब्लड, ये मेरे ब्लड में है जी, इसके बारे में आई एम वेरी पैशनेट। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, बीट क्रिकेट, बीट एनीथिंग, जिस तरह से क्रिकेट का लव इंडिया में उसी तरह क्रिकेट का लव पाकिस्तान में भी है, तो बीट क्रिकेट, बीट एनी स्पोर्ट्स, बीट एनीथिंग। किसी को गैजेट्स का शौक है, गैजेट्स में जाए, उसमें लर्न करे, उसके बारे में लिखे, रादर के किसी चीज़ में जाए। ये है सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन। इसके बाद अगर आप इनको एआई टूल्स को एज एन असिस्टेंट टूल्स के तौर पे यूज करेंगे तो ये अच्छा है, बट डोंट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट कि यू आर राइटिंग फॉर ह्यूमन। अगर तो किसी ने लिखना है ना उसके लिए, गूगल के लिए, सर्च इंजन के लिए, तो ठीक है आप एआई पे रिलाई कर लें, बट द वे यू प्रेजेंट की इसकी भी तो गेम है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री 4 टीचर पढ़ाते हैं, एक टीचर अच्छा है, एक बुरा है, एक बुरा है, चीज़ तो सेम है ना, इट्स द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। जिसके नंबर है, हाउ डू यू एक्सप्रेस, कितना रोक के किस तरह से बात करते हैं, इसके भी एक अलग नंबर होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बड़ी बात नहीं है। एआई क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एआई से आपको इन्फॉर्मेशन वो देगी जो ऑलरेडी गूगल पर प्रेजेंट है। यूजर को इन्फॉर्मेशन जाने के लिए आपकी वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप में क्या चीज होनी चाहिए कि आप उस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करें कि जो बाकी लोगों ने नहीं प्रेजेंट किया। अब एआई ने तो वही चीज उठा के दे देनी है। मतलब आप कोई काम दुनिया पे ऐसा धरती पे कोई नया कोई काम नहीं कर रहे आप, ये पहले से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो आप एज अ ब्लॉगर हो, आपको वो चीज प्रेजेंट करनी है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, या उस तरीके से बात है, या उस मिसाल से, या आपका स्टाइल से, किसी तरीके से वो आप बात करेंगे। यार मैं अब मेरा जो रीडर है, मेरे जो ब्लॉग का रीडर है, अगर मैंने यहाँ पे एआई का कंटेंट लिख दिया, मैं कहता हूँ मैं कभी काम ही करना बंद कर दूँ। मैं थोड़ा सा इसलिए खिलाफ हूँ भाई, मैंने एक चीज़ करनी, मेरा एक स्टाइल है बात करने का, मेरा एक स्टाइल है लिखने का। मेरा जो है ना रीडर, वो मेरे वर्ड की खुशबू से पहचान लेगा कि ये आर्टिकल मैंने लिखा या नहीं लिखा। मैं इस तरीके से सोचता हूँ। तो मैं तो एआई को आई कैन मतलब सपोर्टिव जरूर मैं उसको समझूं, बट मैं वरना उसको कम्प्लीटली रिलायंस के ऊपर मैं तो नहीं उसको समझता कि ये चीज़। ये जो आंसर उन्होंने बताया कि आप फुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। हम लोग ऐसा कोई ब्लॉगर एक्चुअली ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है कि भाई कुछ नया रिसर्च करके कुछ ला रहा है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। जो मार्केट में अवेलेबल है उसी को और अच्छी तरह से लिख रहे हैं। तो उसमें मैनुअल टच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग एआई टूल्स को, ग्रामरली को, कीवर्ड रिसर्च टूल्स है, इसको हम लोग ऐसे असिस्टेंट रख सकते हैं, पर इसके ऊपर पूरा रिलाई करके अगर हम सोचेंगे कि भाई हम ठीक है इसको यूज़ करेंगे और महीने के लाखों डॉलर इनकम करेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, व्हाट आई थिंक एक्चुअली। और अभी के टाइम में तो और भी पॉसिबल नहीं है। एक और बात बताना चाहता हूँ ब्लॉगर्स के लिए। जब ब्लॉगिंग के लिए शुरू करें ना, मैंने एक लाइन सीखी थी मैथ्यू वुडवर्ड से, और मैं आप सबको बताता हूँ, फॉरगेट इनकम, फोकस सब्सक्राइबर्स। फॉरगेट इनकम, फोकस सब्सक्राइबर्स। आपका फोकस होना चाहिए ऑडियंस बनाने पे। अगर ऑडियंस बनेगी ना, पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है। पैसे कमाने के लिए 100 बंदे आएंगे, 100 तरीके हैं। पहला चीज़ क्या है कि हमने अपनी ऑडियंस बनानी है। ये चीज़ कभी भी नहीं भूलनी कि मैंने ऑडियंस बिल्ड हो जाए ना मेरी। फिर जिस तरह से टीवी प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये भी मीडिया काम है, ये भी मीडिया काम है। उसको होता है कि सर मुझे इस बंदे का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ जो है ना, जिस तरह से इंडिया का मशहूर है CID ड्रामा, बड़ा आप लोगों का मशहूर ड्रामा, हमने पाकिस्तान में भी देखा है। तो वो एक ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस जब आपकी डेवलप हो जाए ना, तो फिर उसके बाद आपके पास कमाने के 100 तरीके। हम सबका गलती हम क्या करते हैं कि हम आते हैं कमाने की नीयत से। कमाना हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है कि हमने ऑडियंस डेवलप करनी है। वो कर लेंगे ना, फिर कमाने के तो 100 तरीके हैं। यस,
और ये आपका बात मुझे एक बहुत अच्छा लगा, मैं बीच में बोलना चाहूँगा कि आपने जैसे बोला कि आप जो आर्टिकल लिखते हो और आपका जो आर्टिकल पकड़ लो कोई 1-2 साल से पढ़ रहा है, तो और अगर कोई आप एक आर्टिकल लिखे हो पकड़ लो उसमें आपका नाम मेंशन भी नहीं है, तो भी वो पर्सन समझ के माने पढ़ के समझ जाएगा कि भाई ये आर्टिकल हो ना हो इसी बंदे ने लिखा है, ठीक है। तो उसमें आपका पर्सनल टच है। और इससे ये एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी जो हमारे जो लेजेंड लता मंगेशकर जी हैं उनका देहांत हो गया, तो उनका एक गाना था कि बोले थे कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, ठीक है। तो ब्लॉगर्स के लिए आपका राइटिंग ही आपका पहचान है, और जो म्यूजिशियन थे लता मंगेशकर जी थे, हमारे किशोर कुमार जी थे, उनके लिए उनका आवाज़ पहचान है। तो हम अगर ये चीज़ अगर डेवलप कर सकते हैं कि भाई मेरा रीडर मेरा आर्टिकल कोई पढ़ रहा है कहीं पे भी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पढ़े, कोई भी वेबसाइट में पढ़े जहाँ पे मेरा नाम मेंशन भी ना हो, और वो अगर पढ़ समझ जाए कि भाई ये आर्टिकल हो ना हो कि इस बंदे ने लिखा होगा, तो दैट इज़ ए ह्यूज थिंग एक्चुअली। आई थिंक दैट इज़ मे बी ए वन ऑफ टाइप ऑफ सक्सेस। यस यस। अब यही है ना, हम लोगों ने सक्सेस का क्राइटेरिया गलत बना, जो आपने कहा दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर सक्सेस फॉर अ ब्लॉगर। जब ये ब्लॉगर कर लेंगे ना तो पैसे कमाना कोई मसला नहीं है। असल में हम गलती यही करते हैं कि हमारा फोकस होता है पैसे कमाने पे। जब आप फोकस करेंगे ना राइटिंग में तो पैसे कमाने का इज नॉट एन इशू। सर हमने अभी एक्चुअली ब्लॉगिंग के बारे में बहुत सारा बात किया और कैसे पर्सन भी लोग आ सकते हैं, कि मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि भाई आजकल फ्रीलांसिंग जो है बूम पे है। सब लोग मतलब कोई भी आदमी अगर ऑनलाइन कमाने के बारे में सोचता है जेन्युइन तरीके से लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो वो सोचते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग चालू करो, उसके साथ साथ हम चाहे तो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग से क्या है बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ भी नहीं पता, स्किल वगैरह आता ही नहीं है, ठीक है, पर वो थोड़ा बहुत कॉलेज में एडमिशन लिया है, अपना कॉलेज का फीस देना चाहता है, अपना कैसे भी करके थोड़ा सा अर्निंग चालू करना चाहता है, तो सबसे आसान तरीका, सबसे आसान प्लेटफॉर्म और कैसे कर सकता है वो, कि उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, एकदम पकड़ लो विद इन ए 6 मंथ्स वो थोड़ा बहुत अर्निंग चालू कर दे। मैंने कोटेशन एक पढ़ी थी, वो शेयर करता हूँ मैं। 85% मैटर्स your presentation skills, 15% matters your technical skills. So more than your technical skills, your presentation skills matter. How do you present your content is much more important than your actual technical skills. So for instance, मैं एक बहुत बड़ा SEO का एक्सपर्ट हूँ, but I cannot convince or sell my thing, मैं बेकार हूँ। मेरे से अच्छा वो एवरेज वाला SEO का बंदा है जो अच्छे तरीके से क्लाइंट को कायल कर सके। तो एक चीज़ जिंदगी में फ्रीलांसिंग में कामयाब होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर ये जगह पे भी कहता होता हूँ, मैं कहता होता हूँ कि अगर आपने फ्रीलांसिंग में काम करना है ना, और आपने फॉर इंस्टेंस जाओ जाके, फाइवर इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जाओ जाके देखो 100 कैटेगरीज हैं, जाके हर कैटेगरी को एक्सप्लोर करो और देखो कि इसमें से क्या अच्छा है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। जब आप एक शॉर्टलिस्ट कर लो कि यार ये चीज़ है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, और उसमें आप पेपर पे ना गिग्स बनाओगे, 100 गिग्स हैं जो मैं बेच सकता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ कर सकते हो। अब आपने पसंद कर लिया ना, आप एक काम करो कि उससे रिलेटेड ना प्रोजेक्ट जाके पोस्ट करो अपवर्क के ऊपर, और जाके देखो लोग आपको कैसे बिड करते हैं, और इसमें से देखो कि आपको किसका प्रपोजल सबसे ज़्यादा पसंद आया। जिसका प्रपोजल सबसे ज़्यादा पसंद आया ना, उसको कोई 10 दफ़ा पढ़े और उसे सीखे कि आपको उसका प्रपोजल क्यों पसंद आया, उस चीज़ को अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश करें। फ्रीलांसिंग में काम करना मुश्किल नहीं है, फ्रीलांसिंग के लिए कोई बहुत स्किल भी नहीं रिक्वायर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा बंदा हो ना जो कामचोर बंदा हो, जो कैसे कि यार मैं काम किसी को बाईपास भी कर दूं साथ, तो उसके लिए क्या चीज़ है, उसे तो क्लाइंट चाहिए ना। और क्लाइंट लेने के लिए क्या करना है, क्लाइंट लेने के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आप फोकस इस पे कर लो ना, कम्युनिकेशन स्किल्स से बड़ा। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ हमारे ऑफिस का। हमारे ऑफिस में ना हुआ ये कि हमने ना मोबाइल मंगवाने थे नए, तो हमने ना एक, आपको पता है जो एजुकेटेड स्टाफ हो, मतलब ये MBA ग्रेजुएट स्टाफ था, तो उसने ना मेरे भाई ने से कहा कि जाओ ये मोबाइल ले आओ। उसने कहा कि सर मैं मोबाइल लेने जाऊँ, मुझ जैसा बंदा, मतलब आई मैंने MBA, मैं क्यों मोबाइल लेने जाऊँ। तो उसने कहा मेरे को नहीं जाना। तो वो भाई ने कहा कि तुमने बंदा रखा है, देखो क्या कर रहा है वो। तो मैंने कहा मेरे पास भेज। मैंने उससे कहा कि भाईजान बात ये कि मोबाइल हमने मंगवाने ज़्यादा, और मोबाइल है महंगे, तो हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे ट्रस्टेबल बंदे हैं, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि हम मोबाइल आपसे हुआ। कहते हैं ठीक है, मुझे पैसे दे दो, वो लेने चला गया। सिर्फ और सिर्फ इसमें बताना क्या था कि जो कम्युनिकेशन थी ना, बात उसे इस तरीके से कि वो मान गया। वो पहले बंदा मान ही नहीं रहा था, कह रहे थे सर मैं तो पढ़ा लिखा बंदा, आप मुझे इस छोटे काम भेज रहे हैं, मोबाइल लेने के लिए भेज रहे हैं। मुझे जब ने कहा जी मोबाइल ज़्यादा है और हमें ट्रस्टेबल बंदा चाहिए, जो ट्रस्टेबल बंदा था ना, उसे महसूस हुआ कि मुझ पर ट्रस्ट करे,
तो वो कम्युनिकेशन स्किल की गेम से वो क्या सर वो चला गया खुद ही गया खुद और लेके भी आया। तो ये जो अल्फाज होते हैं ना, इसकी प्रेजेंटेशन, इसमें बड़ी जान होती है। आप किसी को ऑर्डर करते हैं, जॉब में ले जाकर पानी लेके आओ, ये कहते सर अगर आप फ्री हैं तो मेरे लिए ये चीज़ कर दें, तो ये गेम जीत जाते हैं। तो फ्री लांचिंग इज अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। सो एक एडवाइस जो है ना मेरे लिए वो ये होगी, दैट इज इम्प्रूव फोकस एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आपने कोई हैवी ग्रामर के वर्ड यूज करने हैं, बट ईजिएस्ट और गुड वर्ड्स के साथ अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना, दिस इज इट। आई थिंक दैट कम्युनिकेशन स्किल का और एक जो चीज़ है कि हम अपने कम्युनिकेशन से कैसे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने कम्युनिकेशन से कुछ काम कराने के लिए किसी से कन्विंस कर सकता हूं, तो दैट इज़ द थिंग ना, वही ज़रूरी है कि लोग मेरी बात सुने। अगर मैं 50 चीज़ बोल रहा हूं और कोई सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, मेरे बोलने का वैल्यू ही नहीं बनता। जब वो आदमी सुनेगा और उसको अट्रैक्टिव लगेगा, अब लगने के बाद वो उसमें काम करेगा और उसमें सक्सेसफुल होगा, तभी ना जाके मेरा वैल्यू बढ़ेगा। ये मेरा एक YouTube पे मेरे चैनल पे मेरा एक वीडियो है, फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट। ओके तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इंटरेस्टिंग लगा। बेसिकली इट्स अबाउट कि हम जब फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो हमारे दिन में 4 साइट्स आती हैं। अपवर्क आ गया, पीपल पर आ गया, फाइवर्क आ गया। अपवर्क तो आपको पता है पहले ये ओडेस्क और ईलांस होता था, और freelancer.com आ गया, मोटी मोटी वेबसाइट्स यही वाले guru.com आ गया, यही वेबसाइट्स आते हैं। तो हम लोगों के ना जहन के अंदर एक माइंडसेट बना हुआ कि बस यही दिस इज द फ्रीलांसिंग गेम। तो मैंने कहा कि आई वांटेड टू डू अ लेक्चर अबाउट फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। तो उसमें मैंने बताया कि हाउ यू कैन जनरेट न्यू क्लाइंट्स थ्रू योर ओन ब्लॉग। आप अपने ब्लॉग से कैसे न्यू क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो, उसके वाले से मैंने डिस्कशन की। कैसे हम जनरल इवेंट्स पे जाके उससे काम कर, कैसे हम ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, कैसे जैसे आपने भी अपनी वेबसाइट पे राउंड अप्स किए थे ना, इसी तरह राउंड अप्स करके आप कैसे न्यू क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट वीडियोस के साथ आप काम करके लोगों को एजुकेट करके न्यू क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हैं, उसके बारे में था। फिर कैसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स उठाए जा सकते हैं। फिर मैंने बताया जो फोरम्स हैं उससे क्लाइंट्स कैसे उठाए जा सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ से बड़े अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, उसके बारे में बात किया। ये कंपनीज को आउट रीचिंग के वाले से बात किया। तो इट इज़ अ वेरी गुड वेबिनार, मतलब मैंने दिया था। तो इट इज़ अबाउट कि हम कैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट को तो हम सब सोचते हैं ना, बट उसके अलावा भी तो जहान और भी है ना, सितारों से जहां आगे और भी है। तो मैं उस हवाले से मैंने किया था बात। बट अगेन वो आज के लिए नहीं होगा, न्यू भी फ्रीलांसर को नहीं मैं कहूँगा वो जगह, वो एक दफ़ा थोड़ा सा हाथ समझ ले, उसके बाद उसके लिए वो तरीकाकार बहुत अच्छे हैं। बट एज आप जंप इन करेंगे तो आप गलती कर जाएंगे उसमें, क्योंकि उसके लिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आना जरूरी है, जो कि आपको एक दफ़ा ठोकर खा के ही आती है। तो वो आदमी को दफ़ा अब वक्त पे पंगे लेंगे ना, फिर उसके बाद वो वहाँ से आप कर सकते हैं मुझसे। क्योंकि ये चीज़ से और एक चीज़ मुझे याद आया, मेरे चैनल पे एक राहुल सिमर जी का मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने ये बात बताई थी बादाम खाने से, जो एक्चुअली आलमंड होता है ना, तो एक्चुअली टीवी वगैरह में ऐड दिखाते हैं कि बादाम खाने से अकल आती है। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो एक्चुअली देखिए, एक्चुअली जो लोग एक्चुअली अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल किए हैं और लॉन्ग टर्म पे एक्चुअली जो सडन होता है, जिसको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता है, तो वो कुछ भी आके बोलते हैं। पर जिन लोगों ने अपना टाइम दिया है कुछ करने के लिए, जिन लोगों ने अपना टाइम दिया है इंटरनेट में अपना वैल्यू एडिशन किया है, तो उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस एक्चुअली सेम ही रहता है। ठीक, तो आप मुझे थोड़ा सा, आप जैसे डिजिटल मार्केटर भी हो और ब्लॉगर भी हो, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक फ़र्क क्या है, जैसे ऑडियंस को समझ में आए कि ब्लॉगिंग करना और डिजिटल मार्केटिंग दोनों अलग चीज़ें हैं, पर क्या डिफरेंस क्या है इसमें। मैंने एक जगह गया लेक्चर देने के लिए, मैंने कहा कि मार्केटिंग क्या है, तो सॉरी उन्होंने पूछा बिजनेस क्या है, तो लोगों से पूछा बिजनेस क्या है, तो मैंने कहा इसकी डेफिनेशन मुझे मेरी टीचर ने बताई थी। मुझे कहते थी एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न मनी इज नोन एज बिजनेस। तो मैंने कहा मार्केटिंग डन ओवर डिजिटल मीडिया इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज अ completely different thing than a blogging. Digital marketing is a bigger picture. Blogging can be a part of it, but digital marketing is about any marketing activity done over digital tools. Easiest definition. इससे आसान कोई नहीं है कि जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, डिजिटल मीडिया आ गया, फेसबुक आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, लिंक्डइन आ गया, डिजिटल जितने भी चैनल्स हैं उसके ऊपर मार्केटिंग करने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इससे कोई मुश्किल चीज़ नहीं। बट ब्लॉगिंग ऑन द कॉन्ट्ररी इज अबाउट राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। I can be a very good digital marketer, but blogging is something a really different thing. I can be a very good blogger, but marketing is something different thing.
देखिए, ब्लॉगिंग इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, योर आइडियाज, योर क्रिएटिविटी, द वे यू थिंक, द वे यू टेक थिंग्स, द वे यू परसीव अबाउट द, आप दुनिया को कैसे सोचते हैं, आप चीज़ों को कैसे सोचते हैं। हाँ भाई, ये चीज़ अच्छी होगी मगर मैं आईफोन को ऐसे सोचता हूँ, मेरे नज़र में ये, दिस इज योर एक्सप्रेशन, ये आप ब्लॉगिंग में करते हैं। ब्लॉगिंग इज अबाउट शेयरिंग योर एक्सप्रेशंस, एक्सपीरियंसेस। भाई इतने साल मैंने ऑनलाइन काम, डिजिटल मार्केटिंग में काम किया, तो अब मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के तजर्बे को शेयर करना है, तो मैंने चूंकि ब्लॉग पे शेयर किया, तो डेट इज हाउ आई बिकेम अ डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर। क्यों? क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अपने ब्लॉग पे शेयर करता हूँ। ब्लॉगिंग इज समथिंग डिफरेंट। डिजिटल मार्केटिंग इज अबाउट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, ब्रांड, सर्विसेज वगैरह। वी कैन हैव अ लेक्चर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंट डे हम उस पर कर सकते हैं। बट ब्लॉगिंग इज समथिंग एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आप एज अ राइटर क्या कहते हैं? आप एक ब्लॉगर हो इतने साल से, तो अभी आपके पास कितने सारे ब्लॉग्स आप रन करते हो और आपके रेवेन्यू सोर्सेज क्या हैं? और अगर आप अप्रॉक्सीमेट मंथली या फिर ईयरली अपने रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा बताएं तो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अराउंड 20 years ago आई गॉट अ क्लाइंट फ्रॉम इंडिया एंड ही टोल्ड मी वन थिंग, मुझे आज तक नहीं भूला, क्योंकि मैं कैरियर के स्टार्ट में था, वो भी इंडियन क्लाइंट था। उसने कहा था, उसने बड़ी मज़ेदार बात की थी, तो मैंने उससे ये सवाल लिया था मैंने, बट आई वॉज अ न्यूबी। तो उन्होंने कहा था, नेवर आस्क वुमेन फॉर एज एंड मेन फॉर इनकम। तो मैं अपनी इनकम, तो मैंने कभी किसी वीडियो में कभी एक्सप्रेस नहीं किया। तो मैं इट इज समथिंग अ वेरी पर्सनल, मतलब क्या कि मेरी बेगम को भी नहीं पता। तो दिस इज वेरी पर्सनल, बट हाँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आई रन अ गूगल पार्टनर कंपनी, तो विच हैज मल्टीपल पीपल। आई वर्क इन माई फैमिली बिजनेस। I have my own blog. I have Amazon blog as well. I run few affiliate marketing blogs as well. I do CPA with Google Ads as well. तो उससे भी अच्छा, बट ये कवर हो सकते हैं बिकॉज गूगल पार्टनर कंपनी रनिंग है। तो फिर हम वी डू SEO एज वेल। SEO इज अगेन इट्स अ वेरी गुड अर्निंग वे। इसके अलावा मेरा जो फैमिली बिजनेस है, जिसमें मैंने गुप्ता कॉस्मेटिक्स का लाइनअप है, और उसमें बड़ा अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा हमारा है। उसमें हमने और उसके अंदर भी वेंचर्स किए हुए हैं, तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये ना हो कि पाकिस्तान में ना एक टैक्सेशन वाली इदारा है FBR, मैंने कहा और कोई FBR वाले ना आ जाए हमारे पास। तो ओके, तो आपने इतना कुछ आप रन कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं कि भाई अच्छा खासा तो कुछ रेवेन्यू होता ही होगा। तो लास्ट में बस ख़त्म करने से पहले 2-3 टिप्स या फिर मोटिवेशन, जो लोग अपने ऑडियंस जो देख रहे हैं वीडियो को। मुझे ना एक कोटेशन नहीं भूलती, मैंने ना जगह पे देखी, 2 कोटेशन शेयर करता हूँ मैं। तो एक तो है हज़रत अली का कॉल है कि ऐ अल्लाह, जब मैंने तुझसे ना मांगा तभी तूने मुझे अता किया, तो कैसे मुमकिन है मैं तुझसे मांगूँ तो मुझे अता ना करे। तो हमेशा अपने क्रिएटर्स को ना भूलें, अल्लाह से मांगें। जो भी क्रिएटर आपका, क्रिएटर को याद रखें और उसे मांगें। जब ना मांगा तभी हमारे खुदा ने इतना दिया, तो कैसे मुमकिन है मैं इतना मांगूँ और अल्लाह की ज़ात मुझे ना दे। तो इसलिए जो है ना, दुआ मांगते रहें, दुआ तकदीर बदल देती है। एंड सेकंड कोटेशन इज, व्हेन यू वांट, मैंने नहीं बड़े सालों बैठी, व्हेन यू वांट समथिंग फाइट फॉर इट no matter how hopeless it seems, even when you have lost hope, because years from now you are gonna look back and wish you gave it one more chance and it could happen. So आज अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना, या आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हो, तो फाइट करो। नो मैटर हाउ होपलेस इट सीम्स। अगर ये आपको नामुमकिन है तब भी फाइट करें, क्योंकि कई सालों बाद जब आपने किसी और को इस फील्ड में कामयाब होते देखने ना, तो आपने कहना यार एक दफ़ा मैं और करता ना तो हो जाना था। तो अगर आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो आपने अगर किसी को देख रहे हो ना और आपने आज छोड़ दिया, और कल को जब आप किसी और ब्लॉगर को कामयाब होते देखोगे ना, तो आपने दिल में सोचेंगे यार अली एक दफ़ा मैं और करता ना तो ये हो जाना था, मैंने भी सक्सेसफुल ब्लॉगर बना। तो जो एक ट्राई थी ना, वो आपने नहीं छोड़नी, वो आज आपके पास चांस है। तो आपने जब अपने मरने वाले बेड पे बैठे होगे और अपनी ज़िंदगी को जब रिकॉल कर रहे होगे ना, तो उस वक्त भी ये बात है कि यार एक दफ़ा मैं और करता ना तो हो जाना था। तो उस पे वक्त पछताए ने से बेहतर है कि आज ही वो काम कर लो। ज़्यादातर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। फेल तो हम पहले ही हैं। तो सही बात है। और कितना फेल हो गए, इसके बाद होगा तो सक्सेस ही होगा। हाँ, इसके बाद सक्सेस होगा। सही बात। प्रीतम भाई, इट इज़ एक्चुअली अ बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। एंड आपने जो क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे। और अच्छा, कुछ चीज़ें मेरे लिए भी रिवाइज हो गई जो आपकी बातों से,
और कुछ वो बातें सीखी, आपसे भी सीखा। तो इट इज़ ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन एंड वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू अली राजा सर, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। यस, लास्ट में मैं खाली यही बोलना चाहता हूँ कि डिवाइडेड बाय आवर बॉर्डर्स बट यूनाइटेड बाय आवर ब्लॉगिंग कम्युनिटी एक्चुअली। So love for all and peace for all, divided by borders but united Yes, by yes. blogging, united Yes. by Yes. Online and every stuff. So respect and love for everyone. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको इस वीडियो से अगर कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे वीडियोस फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए अर्न मनी ऑनलाइन और आप कैसे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो थ्रू पैसिव इनकम, ऐसे टाइप की वीडियोस जो है दोस्तों बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जहाँ भी रहो कमाते रहो।